Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। इसको हिंदी में मानव अधिकार कहते हैं। द बेसिक फैक्ट टू रिमेंबर अबाउट ह्यूमन राइट्स इज दैट they are not the gift or bounty of any political sovereign through legislation or any edict, but are rights inherent in human existence. अब देखिए, जो मूल तथ्य है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये जो हमारा मानव अधिकार है ये हम लोगों को कोई तोहफा नहीं दिया गया, ठीक है। ये राजनीतिक जो लोग हैं, ठीक है, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, वो हम लोग को ये अधिकार नहीं दे सकती। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है बाउंटी, जिसका मतलब है इनाम, उपहार, ठीक है। गिफ्ट और बाउंटी एक ही होता है। अब कोई भी राजनीतिक शक्ति हम लोग को किसी भी तरह से ये अधिकार नहीं दिए। हम इंसान हैं तो हमारे पास मानव अधिकार हमारे जन्म से है। The purpose of any law dealing with these rights is merely to recognize them, to regulate their exercise and to provide for their enforcement and the related matters. अब किसी भी कानून का जो हमारे मानव अधिकार से संबंधित मामलों पे काम कर रही है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि ये समझना कि एक व्यक्ति की क्या क्या अधिकार होते हैं, ये ध्यान रखना कि व्यक्तियों को उनका जो अधिकार है वो मिले। अधिकार से संबंधित, मानव अधिकार से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, और हर वो चीज जो मानव के अधिकार से संबंधित है उसकी रक्षा भी की जाए। कानून बनाने वाले लोगों की यह काम है। इनवायलेबिलिटी ऑफ सम बेसिक राइट्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन दिस प्रेमिसेस। अब देखिए, जहां पर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी रहता है, एक सभ्य समाज रहता है, वहां पर ये जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, इसका अनुल्लंघन नहीं होता है, ठीक है, इसको आप भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल, इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट। अब मानव अधिकार जो है वो यह माना जाता है कि यह पूरे विश्व में है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है उसको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, ठीक है। इसको बांटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के लिए अलग अधिकार होगा, कुछ व्यक्तियों के लिए अलग अधिकार होगा, और यह एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ह्यूमन राइट्स इन प्रैक्टिस have been defined to include all aspects of dignified human existence which make every human being an equal member of the human family. मानव अधिकार जब यह लागू होता है तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जितने भी लोग एक परिवार में हैं, जितने भी लोग, जितने भी मानव इस धरती पर रहते हैं, सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाए। हर एक मामले में, चाहे वो अवसर हो, चाहे वह कोई भी चीज हो, भेदभाव नहीं करना है। ह्यूमन डिग्निटी इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, ह्यूमन डिग्निटी की जब मैं बात कर रहा हूं, इंसान की जो मर्यादा है, जो शान है, जो गौरव है, वो उसका मानव अधिकार है, ठीक है। इट इज द वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रेंज ऑफ डिग्निटी of the individual which defines the true scope of human rights. अब देखिए, ये जो तथ्य है, ठीक है, मानव अधिकार के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा विचारधारा है, जहां पे हर एक व्यक्ति के शान, मान, आन, उसके गौरव की बात हम लोग करते हैं, और हर एक इंसान दूसरे इंसान के अधिकारों का सम्मान करता है। अब जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं उनको पता है कि हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, फिर इसके बाद ये जितना चीज है इसके ऊपर वीडियोस रहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार के मूल जो विचारधारा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। क्लासिफाई द मेन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के
जो मुख्य श्रेणियां हैं वो किस किस भागों में बांटा गया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। रिकॉल द मेजर लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मानव अधिकार का जो विकास हुआ उसमें क्या क्या लैंडमार्क्स आया वो आप देखेंगे। ट्रेस द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानव अधिकार का विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में आप पढ़ेंगे। Recognize the role of non-governmental organization in the promotion and protection of human rights। आप ये देख पाएंगे कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका क्या काम हुआ मानव अधिकार को की विकास करने में और उसकी रक्षा करने में। तो अब ये जितना चीज आप देखें इससे रिलेटेड वीडियोस आगे आप लाइन से पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 25.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जो मानव अधिकार है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसकी मूल विचारधारा क्या है, धारणा क्या है। There have been a number of ways of classifying human rights। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग ह्यूमन राइट्स जो है मानव अधिकार उसके बारे में बताते हैं। Some of the categories are given below। कुछ श्रेणियां कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। 25.1.1 classical। These have been defined to include civil and political rights and generally restrict the powers of the state in respect of actions affecting the individual। अब देखिए जब क्लासिकल कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो भी अधिकार हैं वो नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हो गया आपका, राजनीतिक अधिकार, ये शामिल है इसमें। और जो राज्य है, ठीक है, जो सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनको रोका गया है, ठीक है, उस पर बाधा लगाई गई है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है वो उसके खिलाफ कुछ काम ना कर सके। जो भी कानून बनाया गया वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि सरकार के पास इतना ही शक्ति रहे कि वह अपने कार्य को अच्छे से कर सके, किसी के अधिकार का उल्लंघन ना करे। 25.1.2 फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स। अब देखिए आपका जो मूल अधिकार है, ठीक है, वो क्या है। With the recent increase in the number of human rights, a concern has arisen that some rights will become watered down। अब देखिए बहुत सारे मानव अधिकार के संबंध में चीजें बढ़ती गई हैं, ठीक है, तो अब एक चिंता उठी है कि कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो खत्म हो जाएंगे। Consequently, the term fundamental rights tend to be used to indicate more importance on certain rights। अब इससे क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो आपका मौलिक अधिकार है, ये सामने आया जिसमें कुछ कुछ आपके अधिकारों के बारे में दिया गया है जो जिस पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़े थे, पूरा एक चैप्टर था इसके ऊपर। Some rights are so important that they must always be given precedence in national and international policy। अब देखिए कुछ कुछ अधिकार इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि इनको राष्ट्रीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति में सबसे पहले लिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। They include all the rights pertaining to individual dignity as well as their material needs। अब इसमें हर वो अधिकार होता है जो कि एक व्यक्ति के गौरव से संबंधित है, उसके शान से संबंधित है और साथ ही साथ उसकी जो जरूरतें हैं, जो वस्तु की जरूरतें हैं उनको उससे संबंधित ये होती हैं। 25.1.3 कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट। अब देखिए सबको मिला के क्या अधिकार है और हर एक एक व्यक्ति क्या क्या अधिकार है। इन जनरल मोस्ट ह्यूमन राइट्स रिलेट टू इंडिविजुअल। अब देखिए आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा जो मानव अधिकार की बातें होती हैं वो एक एक व्यक्ति को लेके की जाती हैं, वो एक व्यक्ति पे केंद्रित होती हैं। It will, however, become apparent that some of them can only be exercised by group। लेकिन ये जो है ये तभी स्पष्ट होंगी जब इनमें से कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि एक समूह द्वारा ही किए जा सकते हैं, ग्रुप्स द्वारा ही किए जा सकते हैं। This is especially so
when the ability to exercise rights is linked to membership of a particular group. अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो राइट्स है, ठीक है, जो अधिकार है, उसको जो लागू किया जाएगा, उसका जो इस्तेमाल होगा, वो एक समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके संग जुड़ा होता है. अब देखिए 25.1.4 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन राइट्स. 25.1.4 पहला, दूसरा और तीसरा जो हम लोग का जनरेशन्स है, ठीक है, उनके पीढ़ियों की क्या क्या अधिकार है. क्लियरली दिस क्लासिफिकेशन फॉलोज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट्स. आप देखिए स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, यहाँ पर क्या है, इतिहास से हम लोग को पता चल रहा है किस तरह से हमारे जो अधिकार हैं उसमें विकास होता गया. फर्स्ट आर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सेकेंड आर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल वंस. अब देखिए सबसे पहले एक नागरिक का अधिकार और राजनीति का अधिकार ये था, फिर आया सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार. In recent years, academics have started to talk about the existence of a third generation of right, which are solidarity rights. For example, the right to peace, the right to development, the right to food, and to a clean environment. Human rights are necessarily dynamic. अब देखिए recent years में ये देखा गया है, हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि एक और राइट्स की बात कर जाती है तीसरे पीढ़ी की. जो तीसरी पीढ़ी है उसमें कहा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे भी अधिकार हैं मनुष्य के जो उनको मिलना चाहिए, जैसे शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाने का अधिकार और एक साफ वातावरण में रहने का अधिकार. मानव अधिकार जो है वह डायनामिक नेचर का है, मतलब वह बदलता रहता है, ठीक है, वह गतिशील होता है, उसमें चीजें बहुत सारी जुड़ती हैं.